लवी में आपका स्वागत है। तो कॉफी पीते पीते आपसे आज बात करते हैं OnePlus 9 के बारे में। तो OnePlus 9 यहाँ पे बहुत अमेजिंग डिवाइस निकल के आया है। मेरी टेस्टिंग में मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये डिवाइस इतना अच्छा काम कर देगा, लेकिन मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ काफ़ी सारे लोगों को। लेकिन मैं किनको रिकमेंड कर सकता हूँ ये बातें मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊँगा, अपना मैं फाइनल वर्डिक्ट दूंगा इस फ़ोन को लेके। फिलहाल जो मेरा यहाँ पे इस वीडियो में रिव्यू होने वाला है OnePlus 9 को लेके, वो यहाँ पे पॉजिटिव ही है, लेकिन मैं इसमें कुछ आपको कमियां भी बताऊंगा। क्या यहाँ पे जो रियल लाइफ में मुझे इश्यूज आए हैं वो आपको सारा कुछ बता दूंगा। तो अगर आप सारी बातें जानना चाहते हैं OnePlus 9 के बारे में, या फिर आप बाय करना चाहते हैं एक ऐसा फ़ोन जिसका प्राइस यहाँ पे 40,000 से लेके 50,000 के बीच में है, और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि हम यहाँ पे कौन सा फ़ोन बाय करें, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो मेरा नाम है लवी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल BTG अनबॉक्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट मैं आगे भी देता रहूं। अब एक 50,000 का फ़ोन का रिव्यू करने में काफ़ी मेहनत भी जाती है, काफ़ी पैसा भी जाता है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरा यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। मुझे ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी मोटिवेशन देगी। तो अब बात करते हैं OnePlus 9 के बारे में। तो OnePlus 9 की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जब ये लॉन्च हुआ था तो इसको काफ़ी ज़्यादा हेट मिली थी कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये फ़ोन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। मैंने भी अपनी वीडियोस में बोला है कि ये वाला फ़ोन यहाँ पे अच्छा नहीं है, बहुत मैंने भी इसको हेट दी है। लेकिन ये फ़ोन यहाँ पे जब निकल के आया है प्रैक्टिकल यूसेज में बहुत ही ज़्यादा फाइन यहाँ पे निकल के आया है। तो इसको मैं यहाँ पे रिकमेंड किन लोगों को करूँगा उसको तो वीडियो के बाद में बात कर ही लेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फ़ोन को यहाँ पे यूज़ करते हुए मुझे 15 डेज हो चुके हैं और 15 दिनों में मैंने इसको पूरा निचोड़ लिया है। मैंने इसको एज आ प्राइमरी फ़ोन यूज़ किया है। तो ROG फ़ोन को मैंने कुछ टाइम के लिए साइड पे रख दिया है और इसको मैंने अपना सिम इस फ़ोन में डाल दिया है। ROG 5 से मुझे इसमें काफ़ी कमियां देखने को मिली हैं, काफ़ी चीज़ों से मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ा है, लेकिन मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो अगर मैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सबसे पहली तो मैं आपको मिसकंसेप्शन क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है प्लास्टिक का फ्रेम, प्लास्टिक का बैक नहीं मिलता है। दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्लास वाला यहाँ पे बैक, क्योंकि जो पीछे वाला ग्लास है वो देखने में यहाँ पे प्लास्टिक लगता है। ये बहुत ही अच्छे से फ्रॉस्टेड किया हुआ है कि आपको मैट वाली यहाँ पे फीलिंग आती है, कोई भी यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आते हैं। बहुत अमेजिंग काम किया है OnePlus ने। तो अगर आपको डाउट है कि इसका जो बैक है वो यहाँ पे प्लास्टिक है, तो आप डाउट को निकाल दीजिए, क्योंकि ये Gorilla Glass 5 है। फ्रंट में भी आपको Gorilla Glass 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, साइड का फ्रेम तो प्लास्टिक का है ही है। तो मैंने यहाँ पे एक पोल रन किया था यूट्यूब के ऊपर, आप जो अपना फ़ोन है वो कैसे यूज़ करते हो, तो 80% लोगों ने बोला था कि कवर में यूज़ करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे कवर में ही यूज़ करता हूँ फ़ोन को। मुझे जितना भी यहाँ पे फ़ोन यूज़ करते, जितना भी टाइम हो चुका है कवर्स में मेरे फ़ोन रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि बैक में क्या है और यहाँ पे साइड में क्या है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि OnePlus ने अच्छा काम किया है नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको एक इसका एक्सपेक्ट दिखा रहा हूँ कि प्लास्टिक फ्रेम दिया है, बहुत गलत बात है। 50,000 में प्लास्टिक फ्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दे भी दिया है तो काम चल सकता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। आपको इन हैंड फील यहाँ पे इसको पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अमेजिंग फील आएगी। तो मेरे पास OnePlus Nord भी पड़ा है, उसका भी साइड वाला फ्रेम प्लास्टिक का है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। अगर मैं इसके बिल्ड के बारे में आगे बात करूँ तो इसका जो वेट है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम कर दिया गया है। इसका जो वेट है वो यहाँ पे 183 ग्राम है। तो काफ़ी डाइटिंग करवाई है OnePlus ने अपनी इस 9 सीरीज़ को, OnePlus 9 को। तो 183 ग्राम आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने हाथ में कोई फ़ोन पकड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा आपके फ़ोन में ये अच्छे से आ जाएगा। वन हैंड ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ ना, तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो मैंने जितने भी यहाँ पे फ़ोन यहाँ पे फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ किए हैं, तो इसका बैलेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा है। तो इसके लिए तो यहाँ पे OnePlus को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर देने का दिल करता है, लेकिन वहीं पे नंबर काटने का भी दिल करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ इंडियंस के साथ धोखा भी करता है यहाँ पे OnePlus। उसकी तो आदत ही है शुरू से धोखा देने की। तो अभी धोखा क्या दिया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्लोबल वाला वेरिएंट आता है, फॉरेन वाला वेरिएंट आता है। तो उस वाले वेरिएंट में आपको जो OnePlus 9 देखने को मिलता है वो है यहाँ पे स्प्लैश रेसिस्टेंट। ये वाले फ़ोन में नहीं है। ये क्योंकि हमारे इंडिया का फ़ोन है तो उसमें तो वो स्प्लैश रेसिस्टेंट को हटा दिया है, बहुत गलत बात हो जाती है। तो इसकी वजह से वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे काट दी गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा आगे बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में।
तो यहाँ पे डिस्प्ले इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फाइन है। अगर जो जैसी डिस्प्ले आपको OnePlus 9R में देखने को मिलती है, जैसी डिस्प्ले आपको OnePlus 8T में देखने को मिलती है, वैसी डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलती है। तो इसकी जो यहाँ पे डिस्प्ले है वो यहाँ पे 6.55 इंच की एक डिस्प्ले है और ये 120 हर्ट्ज यहाँ पे इसका रिफ्रेश रेट है और साथ ही आपको जो ये इसका मैक्सिमम जो ब्राइटनेस होती है वो 1100 निट्स आपको देखने को मिल जाती है। तो सनलाइट में तो आपको यहाँ पे फील ही नहीं होगा कि आप सनलाइट में खड़े हो, बिल्कुल ही बहुत अच्छे वाली विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। और जो ये डिस्प्ले है फुल HD प्लस है, यहाँ पे 2K पैनल वगैरह नहीं है और इसमें वाइड वाइड L1 का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर मैं स्ट्रीमिंग की अगर मैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग वाली ऐप्स की बात करता हूँ, आपको कंटेंट एंजॉय करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो वैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कॉर्नर में आप देख सकते हो जो इसका कैमरा दिया गया है सेल्फी वाला, वो बिल्कुल कॉर्नर में है। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा कि आपका कैमरा कटआउट भी दिया हुआ है। आपको जो मल्टीमीडिया जो कंजप्शन है बहुत अमेजिंग होने वाली है। आपको वीडियो की क्लिप भी चला के दिखाता हूँ, इसकी जो क्वालिटी है कैसी है। तो ये तो मैंने कर दी इसकी बहुत सारी तारीफ, तो अभी थोड़ी सी यहाँ पे इसकी बुराई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इसको टेस्ट किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रेश रेट की। तो इसमें आपको देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये तो आपको पता ही है, सभी को पता है। लेकिन जो OnePlus ने इसमें ऑप्शन दिए हैं जो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का ऑप्शन मिलता है और 60 हर्ट्ज का ऑप्शन मिलता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा बेकार काम किया है। क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे दो ऑप्शन है, नीचे आप यहाँ पे रीड कर लीजिए। नीचे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि अगर आप इसको 120 हर्ट्ज के ऊपर यूज़ करोगे तो जो फ़ोन है अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा रिफ्रेश रेट्स को। अरे भाई, अगर आपने 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दो ही ऑप्शन देने हैं तो इसके अलावा एक और ऑप्शन दे दो अगर यही काम करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसको 120 हर्ट्ज के ऊपर यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो आप यहाँ पे रिफ्रेश रेट खुद ही देख लीजिए। तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ऊपर आपको 120 हर्ट्ज दिख रहा है, अभी आइडल पड़ा है, अब ये 60 हर्ट्ज हो गया। अरे भाई, मैं नहीं चाहता हूँ 120 हर्ट्ज से हटे। तो यहाँ पे अगर मैं 120 हर्ट्ज को यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो 120 हर्ट्ज ही रहना चाहिए ना परमानेंटली। तो अगर आप ये चाहते हो कि वो स्विच करता रहे तो आप एक ऑटो का ऑप्शन दे दो कि अपने कंटेंट के हिसाब से वो चेंज करता रहे। लेकिन नहीं, OnePlus ने ऐसा नहीं किया है। 60 हर्ट्ज के ऊपर तो 60 हर्ट्ज रहता है, 120 हर्ट्ज के ऊपर अपनी मर्जी से 60 हर्ट्ज हो जाता है। ये बिल्कुल बेकार बात है। इवन आपको मैं यूट्यूब का भी दिखा देता हूँ। आप यूट्यूब को जब यहाँ पे स्क्रॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज हो जाता है। कोई भी आपको तरीका नहीं है 120 हर्ट्ज के ऊपर ले जाने का, क्योंकि मैं आपको अगर मैं बोलूं कि मोस्ट ऑफ द यूज़र ऐसे हैं जो YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाते रहते हैं, स्पीड को देखते रहते हैं, तो उनको बहुत बेकार एक्सपीरियंस में देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो UI है उसमें थोड़ा सा जिटरीनेस देखने को मिलता है। मैं लैग नहीं बोलूँगा, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक जिटरीनेस दिखता है, एक बोलते हो कि एक पॉज टाइप देखने को मिलता है। एक मुझे भी समझ में नहीं आता ये क्यों करता है OnePlus। एक अगर वो स्मार्ट स्विच का ऑप्शन दे देते या फिर ऑटो का ऑप्शन दे देते तो ये 120 हर्ट्ज वाला यहाँ पे झंझट खत्म हो जाता। तो हम ऑटो पे रखते तो जो मर्जी कर लो। लेकिन जब एक बार 120 हर्ट्ज दे दिया तो 120 हर्ट्ज ही होना चाहिए। तो जैसे मैं Asus ROG 3, Asus ROG 5 यूज़ करता हूँ, या मैं बोलूँ मैं iQOO 7 Legend भी यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ फिर मैं बोलूँ बाकी किसी और कंपनी के फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, उनमें अगर 120 हर्ट्ज उन्होंने बोला है तो 120 हर्ट्ज वो रहता है, चाहे वो जो मर्जी कंटेंट यूज़ कर रहे हो। अगर मैं उसको स्विच करवाना चाहता हूँ तो मैं उसको ऑटो में यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको स्मार्ट स्विच में यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। तो लेकिन ये OnePlus की ये चीज़ बहुत मुझे बेहुदा लगी है, होना ही नहीं चाहिए। तो इससे आपका ना आपका जो एक फ़ोन को एंजॉय करने की जो फील रहती है ना, वो फील चली जाती है। ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को यहाँ पे अपडेट के द्वारा यहाँ पे ठीक किया जा सकता है, एक ऑटो वाला ऑप्शन लाया जा सकता है। तो OnePlus को यही अपील है कि आप ये लेके आओ। तो इसके अलावा डिस्प्ले एक नंबर है, बस ये रिफ्रेश रेट से मुझे शिकायत है और कोई भी यहाँ पे शिकायत नहीं है। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब मेरा यही है कि आप अगर ये 50 हज़ार का फ़ोन खरीद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस फ़ोन में क्या दिक्कत है। इसलिए मेरे जो रिव्यूज़ रहते हैं थोड़े से बड़े रहते हैं, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में बात करता हूँ आपके साथ। तो डिस्प्ले के बाद मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ परफॉर्मेंस को लेके। तो इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888। ये वही प्रोसेसर है जो आपको Asus ROG 5 में देखने को मिलता है, iQOO 7 Legend में देखने को मिलता है, Mi 11X Pro में देखने को मिलता है, और इसके ही बड़े भाई OnePlus 9 प्रो में देखने को मिल जाता है। तो इस फ़ोन में 888 कैसा काम करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसकी टेस्टिंग कर रखी है। इसका मैंने पूरा का पूरा परफॉर्मेंस टेस्ट कर रखा है। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप वो परफॉर्मेंस वाली वीडियो देखो, आप खुद जज कर लोगे।
परफॉर्मेंस के बारे में बोलना चाहता हूँ कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है, UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है, LPDDR5 यहाँ पे रैम देखने को मिलती है। तो दिक्कत यहाँ पे क्या है, आप यही पूछोगे ना। तो दिक्कत ये है कि ये फ़ोन स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था तो ओवरहीट होता था, ओवरहीट नहीं बोलूँगा तो हीट होता था ज़्यादा एक्सेसिव। लाइक कोई आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो तो 40 डिग्री चला गया, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो 45 डिग्री से आगे चला गया। तो वन प्लस ने एक यहाँ पे स्कीम यूज़ की। तो वन प्लस ने क्या किया कि फ़ोन की जो परफॉर्मेंस रहती है 100% उसको कम कर दिया बहुत ज़्यादा, यानी कि आप बोल सकते हो कि 70-80% तक लेके आ गए। इससे क्या होता है कि जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे हीट नहीं होता है। लेकिन अगर आप सपोज करो कोई इंटेंसिव टास्क कर रहे हो तो उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 100% नहीं मिल रही है, तो आपको इतना पैसा लगाने का क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा तो आप कोई 20,000 वाला फ़ोन ले लोगे ना, जिसकी परफॉर्मेंस इसके साथ मैच करेगी, जो इसका 75% है उसका 100% होगा। तो ये यहाँ पे जो ओवरहीट वाली प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वन प्लस ने ये स्टेप लिया है, जो कि बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा है। किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस डाउन करने का मतलब ये होता है कि आपसे वो वाला फ़ोन हैंडल नहीं हो रहा है। तो वन प्लस के ऊपर यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ट्वीट भी किया था, बहुत सारी न्यूज़ में भी आया कि वन प्लस धोखा कर रहा है यूज़र्स के साथ। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल धोखा कर रहा है। मैंने उसको लाइव प्रूफ किया अपनी वो परफॉर्मेंस वाली वीडियो में। थ्रॉटलिंग के टाइम के ऊपर इतना ज़्यादा यहाँ पे कम काम करता है, आप यहाँ पे यकीन नहीं मानोगे। तो मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 888 वाली बिल्कुल भी नहीं लगी है। मुझे वो परफॉर्मेंस 765G या फिर बोलूं 768G वाले फोन्स की जैसी परफॉर्मेंस लगी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वैसे डेली लाइफ में अगर आप ये फ़ोन ले रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वन प्लस ने बहुत चालाकी से परफॉर्मेंस डाउन की है, क्योंकि 75% अगर परफॉर्मेंस दे रहा है तो ये स्नैपड्रैगन 888 की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हो जाती है। आपको डेली लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ऐप्स ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं भी लैग नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप कोई इंटेंसिव टास्क करोगे, कोई ऐसा टास्क करोगे जिसमें आपको पूरी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, वहाँ पे ये फ़ोन आपको धोखा दे जाएगा, ये आपको पूरी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करेगा। इसका प्रूफ तो मैंने कर ही दिया है और अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इसके बारे में बात की है, आपने वो देख ही लिया होगा। तो ये बात यहाँ पे करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वन प्लस अपने जो फैंस रहते हैं उनके साथ जब धोखा करता है तो बहुत बुरा लगता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में इस चीज़ को लेकर मैं इससे काफ़ी निराश हूँ। वैसे डेली लाइफ में मैंने इसको 15 दिन यूज़ किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। तो परफॉर्मेंस ड्रॉप करने का एक और यहाँ पे रीज़न है वन प्लस के साथ कि उसकी जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ठीक है, बैटरी लाइफ इंक्रीज़ होती है, मैं मानता हूँ। जब फ़ोन हीट कम होगा तो बैटरी लाइफ भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो ही जाएगी, लेकिन चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है। तो आपको जो यहाँ पे परफॉर्मेंस में एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो आपको कोई बार लैग वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, इसका रीज़न यही है कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ है वो आपको पता ही है कि इसमें ऑक्सीजन OS यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल के देता है, बस फ़र्क वही आता है कि पीक वाली परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। तो आगे बात करते हैं इसके कैमरास की। तो कैमरा ने मुझे यहाँ पे काफ़ी अमेज़ कर दिया है। कैमरा के मामले में इसको मैं यहाँ पे 10 में से 9 नंबर इजीली दे सकता हूँ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्यों हुआ था इस कैमरा का। तो सबसे पहले तो इसमें आपको जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। ये वही कैमरा है जो आपको OnePlus 9 Pro में देखने को मिलता है। ये वही सोनी का एक कस्टम सेंसर है। ये सेंसर यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करके देता है आपको, लेकिन ये 50,000 के फ़ोन में आपको OIS देखने को नहीं मिलती है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था। इवन मैंने भी यही बोला था कि इसमें OIS नहीं है तो बेकार काम करेगा, लेकिन आप एक और फुटेज चेक कर लीजिए, उसके बाद ये बोलिएगा कि इसमें अगर OIS नहीं भी है लेकिन फिर भी जो इसकी क्वालिटी है बहुत यहाँ पे स्टेबल रहती है वीडियो की, तो आपको OIS में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, मुझे कोई स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं लगा है वीडियो में, या मैं बोलूँ फ़ोटोज़ में काफ़ी अच्छा काम करके देता है। तो ये जो अब आप यहाँ पे इमेज फुटेज देख रहे हो, इसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ OnePlus 9 के कैमरा से। जैसे कि आपको पता ही है कि OnePlus 9 में OIS नहीं है, लेकिन हम ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे OIS का कितना यहाँ पे स्टेबल यहाँ पे हमें फुटेज मिलती है। मैं एक बार आपको रनिंग शॉट दिखाता हूँ। तो जो मेन कैमरा है वो 1 नंबर काम करके देता है। यहाँ पे जो कस्टम यहाँ पे इन्होंने सेंसर बनाया है। अगर मैं 50,000 के नीचे के फ़ोन्स की बात करता हूँ तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये टॉप 3 में आता है तो ये गलत बात नहीं होगी। 1 2 3 इसको किसी भी रैंक में आप रैंक कर सकते हो। एक इसका कैमरा हो गया, इसके अलावा iQOO 7 लेजेंड का कैमरा मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो आप 1 या 2 नंबर के ऊपर इसको बड़े ईजिली रख सकते हो। अगर मैं सेकंड वाले कैमरा की बात करता हूँ, वो है यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि तो वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा है। ये वही सेंसर है जो OnePlus 9 Pro में दिया गया है। उसमें भी कलर शिफ्टिंग इतनी नहीं होती थी, तो इसमें भी कोई कलर शिफ्टिंग वगैरह नहीं होती है। तो अल्ट्रा वाइड के मामले में मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे रिजल्ट निकल के आए हैं।
तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके और कैमरे की, वो है यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का कैमरा। तो आप इसको समझ सकते हो कि कैसा काम होगा, 2 मेगापिक्सल का होना ही नहीं चाहिए था। तो अगर ना भी होता तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा ये कि ड्यूल कैमरा सेटअप है, तीसरे को तो भूल ही जाइए, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा वही बहुत पुराने वाला घिसा पिटा कैमरा जो कि IMX471 जो OnePlus सदियों से यूज़ करता आ रहा है, वही इन्होंने डाल दिया है। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक ठाक काम कर देता है, आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड कैमरा है OnePlus की ओर से। OnePlus को यहाँ पे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मे बी नेक्स्ट वाली सीरीज़ में अपग्रेड हो जाएगा। तो अगर मैं इस कैमरा में आपको कमी निकाल के दूं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कमी कहाँ पे आती है। तो जो मैंने यहाँ पे OIS वाली बात बोली है कि इसमें OIS नहीं है, लेकिन फिर भी OIS हो या ना हो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको फ़र्क पता भी चलेगा, क्योंकि मैंने फुटेज भी चला के देख लिया है। जो इसकी रेंज में जो फ़ोन आते हैं ना जिसमें OIS भी होती है, उससे भी ज़्यादा ये जिसकी जो फुटेज निकलती हैं वो उससे भी ज़्यादा आपको स्टेबल देखने को मिलती हैं। एक कमी जो मुझे देखने को मिली है, आपको मैं एक बार एक फ़ोटो दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हो, ये है यहाँ पे नॉर्मल कैमरा की फ़ोटो। अभी जो मैं इसको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड वाली फ़ोटो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ये है यहाँ पे, तो अब आपको मैं इसकी कमी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं इसकी आपको कमी बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जो इसका मेन कैमरा है और जिसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है, दोनों में आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दोनों में कलर शिफ्टिंग नहीं मिलेगी, दोनों के कलर यहाँ पे सेम आते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे 1x को यहाँ पे 2x में कन्वर्ट कर देता हूँ तब आपको कलर्स में दिक्कत आएगी। जो आपके कलर्स, जो आपके नेचुरल कलर दिख रहे हों, वो जो कलर्स हैं वो यहाँ पे ब्लूइश टोन में या फिर ग्रीनिश टोन में आ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ हर बार नहीं होती है, ये बहुत ही कम सिनेरियोज में होती है। लाइक जब जो लाइटिंग होती है वो इतनी हो, लाइक सनसेट के टाइम के ऊपर या सनराइज़ के टाइम के ऊपर, या अगर मैं बात करूँ 6 बजे शाम के 7 बजे जब सूरज बहुत कम होता है, रोशनी कम होती है, तब आपको ये कलर शिफ्टिंग वाला यहाँ पे दिक्कत आ सकती है 1x और 2x में। क्योंकि ये फ़ोन मुझे 44,500 का मिला है, तो मैं इसको 45,000 में वन ऑफ द बेस्ट कैमरास यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो इसका मैंने कैमरा का फुल रिव्यू कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में जाके देख लीजिए। तो इसके बाद आगे बात करते हैं कनेक्टिविटी की। जो मुझे यहाँ पे फ़ोन में कनेक्टिविटी मिलती है, कॉलिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत 4G एग्रीगेशन में भी बिल्कुल नहीं आती है, काफ़ी सारे बैंड्स को सपोर्ट करता है। ऑल द टाइम मुझे 4G प्लस का सिग्नल मिलता है। जहाँ पे iQOO 7 Legend 50-50 काम करता है, यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 काम करता है। 4G प्लस मेरे ऑफिस में ऑलवेज यहाँ पे आता ही रहता है। हालांकि बाकी फ़ोन में मुझे यहाँ पे कम देखने को मिलता है, लेकिन इस फ़ोन में मुझे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं वहीं बात करता हूँ वाईफाई की स्टेबिलिटी की, तो वाईफाई की स्टेबिलिटी अच्छी है, लेकिन वाईफाई में भी यहाँ पे आपको मैं कमी दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे घर में ड्यूल बैंड वाईफाई लगा हुआ है मेरे पास, उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला भी अवेलेबल है ऑप्शन, और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला भी अवेलेबल है। जैसे मैं ROG 5 में यूज़ करता हूँ, वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम के ऊपर 2 बैंड्स को कनेक्ट कर देता है। लेकिन ये वाला फ़ोन जो है OnePlus 9, वो सेम टाइम के ऊपर दोनों को कनेक्ट नहीं करेगा। चलो ये मान लिया, बहुत सारे फ़ोन हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं दोनों में पासवर्ड फिल कर देता हूँ, लाइक मैंने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई में पासवर्ड फिल कर दिया और 5 वाले में मैंने पासवर्ड फिल कर दिया, तो ये बहुत कंफ्यूज रहता है कि किसको कनेक्ट करूँ। तो बार बार वाईफाई जो है वो डिस्कनेक्ट होता रहता है, वो कभी यहाँ पे 5 पे जाता है, कभी 2 पे जाता है। इसको समझ में नहीं आता है कि अगर एक बार आपने कनेक्ट कर लिया है तो उसके ऊपर स्टक रहो ना। तो मुझे लगता है ये नेटवर्क को क्या हो गया, जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे वाईफाई का कोई सिग्नल ही नहीं होता। वो कंफ्यूज हो रहा है बैकएंड से कि 5 वाला कनेक्ट करना है कि 2.4 वाला कनेक्ट करना है। तो ये यहाँ पे एक दिक्कत है नेटवर्क की, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था, क्योंकि ये रियल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो मैंने इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि मैंने सिर्फ एक ही बैंड को कनेक्ट कर दिया, लाइक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को। उसमें अगर मैं जब मैं चलाता हूँ तो बिल्कुल स्टेबल चलता है, कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। लेकिन ये चीज़ तो गलत है ना, मेरे पास अगर 5 का ऑप्शन है तो मैं दोनों के पासवर्ड फिल करके रखूंगा ना। जब मैं राउटर के नज़दीक होऊंगा तो अपने 5 कनेक्ट हो जाए, तो डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा दूर जाता हूँ तो 2 कनेक्ट हो जाए, 2.4 वाला कनेक्ट हो जाए। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे इसमें बहुत दिक्कत वाली बात है। तो वहीं अगर मैं बात करूँ 5G बैंड्स की, तो यहाँ पे सरेआम धोखा हुआ है हमारे साथ। यहाँ पे सिर्फ 2 5G बैंड देखने को मिलते हैं। और ग्लोबली की बात करता हूँ, जो बाहर वाले बंदे हैं वो तो यहाँ पे पूरी ऐश लूटते हैं, उनको तो यहाँ पे भर के 5G बैंड दिए गए हैं। तो यहाँ पे 10-15 5G बैंड दे दिए हैं बाहर वाले लोगों को, और इंडियंस का यहाँ पे फिर से काट दिया है। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में अगर आप इतने बैंड दे सकते हो तो इंडिया में क्या दिक्कत है, दे दो। तो पहले तो ये बात थी कि अपडेट से आएगा बैंड, लेकिन अब बिल्कुल बैंड नहीं आने वाला, आपको 2 बैंड के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप इस फोन को एज अ 5G फोन लेने की सोच रहे हो कि आगे वाले टाइम में हम 5G यूज़ करेंगे पूरा तेज़ वाला, तो रिकमेंडेशन में नहीं आता है फ़ोन, आप कोई और ऑप्शन ट्राई कर लीजिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मेरा फ़ोन यहाँ पे बंद होने वाला है, 1% रह गया है। तो एक बार खुद ही यहाँ पे बैटरी की मेरी यूसेज चेक कर लीजिए कि बैटरी की यूसेज क्या है, निकल के आई है। तो मैं इस फ़ोन को यहाँ पे सुबह 7 बजे से यूज़ कर रहा हूँ
और जो इसकी बैटरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो SOT 7 घंटे का यहाँ पे दिखा रहा है, 7 घंटे का अभी दिखा रहा है, लेकिन ये इतना स्टेबल नहीं है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि मुझे जो SOT है वो बहुत अनस्टेबल देखने को मिल रहा है। सेम ही यूसेज में कभी 7 घंटे चलता है, सेम ही यूसेज में कभी मुझे 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है। तो थोड़ा सा भी अगर मैं इसको मीडियम यूज़ कर लेता हूँ तो इसका जो SOT है वो 5 घंटे का रह जाता है। तो आप यहाँ पे लगा के चलो कि आपका जो फ़ोन है ये 5 घंटे से लेकर 7 घंटे के राउंड आपको यहाँ पे SOT निकाल के देगा। बैटरी बैकअप अगर मैं यहाँ पे जो ये 7 घंटे वाला मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो बैकअप है, ये इस बैकअप में मैंने बिल्कुल भी गेम प्ले नहीं की है, बिल्कुल भी कैमरा यूज़ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सोशल मीडिया यहाँ पे यूज़ किया है, यूट्यूब यूज़ किया है, इंस्टाग्राम यूज़ किया है, व्हाट्सएप यूज़ किया है और गूगल क्रोम यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप यहाँ पे मेरी यूसेज वाला फ़ोन ले रहे हो तो आपको यहाँ पे 6 से लेकर 7 घंटे के बीच में SOT मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ कोई यहाँ पे गेमर ले रहा है तो उसको यहाँ पे 4 से लेकर 5 घंटे का SOT देखने को मिल जाएगा। 5 ही लोग लगा के चलो अगर आप यहाँ पे हार्डकोर गेमर हो। अगर आप मीडियम यूज़र हो तो आपको 6 घंटे का SOT मिल सकता है। मैं 6 घंटे आपको एक एवरेज टाइम बोल रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है 15-20 मिनट आगे पीछे आपका ईजिली हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप है। तो बैटरी बैकअप में मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं है। तो बैटरी बैकअप तो खुद इंक्रीज़ होना ही था जब इन्होंने परफॉर्मेंस यहाँ पे डिक्रीज़ कर दी है। तो बैटरी बैकअप देखो, यहाँ पे जब परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज़ होगी तो बैटरी बैकअप यहाँ पे कम होगा, वहीं अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस डाउन होगी तो बैटरी बैकअप यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती ही रहती हैं, तो आपको यहाँ पे इसके बारे में पता ही होगा। तो जो इसकी आपको बैटरी देखने को मिलती है वो यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी है और साथ में जो इसका चार्जिंग की स्पीड है वो 65 वाट, यानी कि आपका जो फ़ोन है वो 30-35 मिनट में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन चार्ज हो गया, आप यहाँ पे नहा के बाहर आओगे और आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा काम आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका बैटरी बैकअप यहाँ पे 5-6 घंटे का भी है तो आप अगर जल्दी से प्लग इन कर दोगे तो 15 मिनट में आपका फ़ोन आधा चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है OnePlus की। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ इस पार्ट में भी यहाँ पे धोखा किया गया है। तो कैसे काटा उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ग्लोबल वाले वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग मिलती है 15 वाट की, लेकिन हमारे जो इंडिया वाला वेरिएंट है, हमारा प्यारा दुलारा, इसमें कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी यहाँ पे बुरी बात है। तो इंडियंस को यहाँ पे बहुत नीचे रखते हैं, बाकी को काफ़ी ऊपर रखते हैं। तो कोई बात नहीं, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका सारा निचोड़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अभी अपने फाइनल वर्दी की बात करता हूँ, किनको ये फ़ोन लेना चाहिए, क्या मेरी रिकमेंडेशन में आता है या नहीं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो सबसे पहली बात, अगर ये फ़ोन आप 50 हज़ार में बाय कर रहे हो तो मत लीजिए। सिंपल सा फंडा है, आपको ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह आता है, जैसे कुछ 15-20 दिन पहले आया था, 3 दिन की सेल आई थी, तो अगर आपके पास कोई कार्ड वाला ऑफर भी आप लगा सकते हो। अगर आप इसको किसी तरीके से 45,000 के अराउंड आपको बाय कर लो तो इससे अच्छी डील आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन हमेशा रहती है Asus ROG 5। लेकिन उसमें से बहुत सारे बंदे ऐसे आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि उनको बिल्कुल गेमिंग के लिए फ़ोन नहीं चाहिए, क्योंकि जो Asus ROG 5 है वो बिल्कुल गेमिंग ओरिएंटेड फ़ोन है। उनको डिज़ाइन उसका जो वेट वगैरह वो काफ़ी हैवी रहता है, तो लोगों को वो चीज़ नहीं चाहिए। तो अगर आप वो चीज़ नहीं चाहते हो तो उसको यहाँ पे छोड़ के मैं इसको सेकंड नंबर पे रख देता हूँ। आप इसको बड़े इजीली बाय कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको बताई हैं इस फ़ोन के बारे में, जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी हैं और जो चीज़ें इसमें बुरी लगी हैं। तो इसके अलावा अगर इसके अलावा एक और अल्टरनेट की बात करते हैं, वो है यहाँ पे iQOO 7 Legend। तो iQOO 7 Legend और Asus ROG 5 के बिल्कुल बीच में लाई करता है। 50,000 का Asus ROG 5 और 37-38 का मिल रहा है, ऑफर लगा के 37 का मिलता है, तो उसके बीच में बिल्कुल लाई करता है 45,000 का ये फ़ोन। तो तीनों फ़ोन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को। तो अगर आप बिल्कुल गेमिंग वाला फ़ोन लेना चाहते हो, गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन, बहुत आपकी बैटरी भी अच्छी चलनी चाहिए, आपको मल्टीमीडिया भी बहुत अच्छा कंज्यूम हो जाए और आपके स्पीकर्स की आउटपुट भी अच्छी रहे, तो आप ROG 5 के साथ जा सकते हो। अगर आप कहते हो कि मुझे वो डिज़ाइन हैवी लगता है और उसका मुझे डिज़ाइन एग्रेसिव लगता है, नॉर्मल फ़ोन चाहिए, तो नॉर्मल फ़ोन में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, iQOO 7 Legend और OnePlus 9। तो OnePlus 9 और iQOO 7 Legend में मैं बिल्कुल टाई बोलूँगा, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही फ़ोन मैंने यूज़ किए हैं, दोनों ही फ़ोन्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ। बस यहाँ पे अगर मैं उठाऊँगा iQOO 7 Legend को, एक तो इसके डिज़ाइन की वजह से और दूसरा परफॉर्मेंस की वजह से। परफॉर्मेंस iQOO 7 Legend में पीक मिलती है, इसमें थोड़ी सी कम मिलती है। अगर मैं कैमरास की बात करता हूँ तो मुझे ओवरऑल जो सारे के सारे कैमरास हैं उसमें मुझे OnePlus बहुत आगे निकलता हुआ दिखता है। जो इसका मेन जो सेंसर है उसमें आपको बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे शॉट्स मिलेंगे। ऐसे शॉट्स iQOO 7 Legend में आप नहीं ले सकते, इसके जो सिंपल वाला कैमरा है।
और अगर मैं वीडियो क्वालिटी की भी बात करता हूं तो वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा आती है। आप OnePlus 9 में वो चीज़ आपको iQOO 7 Legend में देखने को नहीं मिलेगी। iQOO 7 Legend कैमरा वाले डिपार्टमेंट में सिर्फ एक हिस्से में आगे रहता है, वो है यहाँ पे पोर्ट्रेट वाला कैमरा, उसमें ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इसके अलावा अगर मैं और यहाँ पे बताऊँ iQOO 7 Legend और 9 में, तो ऑक्सीजनोएस एक ऐसा यहाँ पे फैक्टर है जिसकी वजह से आप फ़ोन ले सकते हो OnePlus का फ़ोन। तो OnePlus 9 ऑक्सीजनोएस की वजह से थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है। तो दोनों में से मैंने सारी चीज़ें बताती हैं कि कौन सा आपको फ़ोन लेना चाहिए। अगर आप कोई फ़ोन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यहाँ पे डिवाइस ले रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो एक 40 से लेकर 50 हज़ार के बीच में एक पैकेज ले रहे हो जिसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएँ तो आप इसको ले सकते हो। तो अगर आप OnePlus के आप फ़ैन हो, मैं बोलूँगा OnePlus 9 Pro को छोड़ के आप OnePlus 9 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप OnePlus 9R लेना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बोलूँगा कि उसको ड्रॉप कर दीजिए आइडिया को और OnePlus 9 को ले लीजिए। OnePlus 9 से ये वाला फ़ोन क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें कैमरास अच्छे हैं, इसका प्रोसेसर ज़्यादा बढ़िया है। क्या पता इन फ्यूचर अपडेट के द्वारा जो परफॉर्मेंस है उसको ठीक कर दे OnePlus, ये तो अब भगवान ही जानता है, या फिर OnePlus। और मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि कौन से लोगों को यहाँ पे ये फ़ोन बाय करना चाहिए। तो ये मेरी रिकमेंड लिस्ट में आता है, बिल्कुल आता है। तो फिलहाल की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये फुल रिव्यू OnePlus 9 का अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।